जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज की पीवाईक्यू एनालिसिस में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज आस्किंग अबाउट चेंज इन सीजन्स ऑन अर्थ, कि अर्थ पे किस तरह से सीजन्स चेंज होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द चेंज इन सीजन्स ऑन अर्थ। अभी जैसे क्या बोल सकते हो तुम, अभी कौन सा सीजन है? दिसंबर का मंथ, सबको ठंड लग रही होगी, विंटर सीजन। तो क्या रीजन होता है विंटर सीजन का, समर सीजन का, उससे रिलेटेड। ऑप्शन है टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, अर्थ के एक्सिस में जो एक झुकाव है कितने डिग्री का? 23.5 डिग्री का, 23.5 डिग्री का, वो एक मेन रीजन है। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस, इसके वजह से ना सीजन चेंज नहीं होते हैं। अर्थ अपना एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है सन के चारों तरफ? 24 आवर्स ले रहा है। तो जब 24 आवर्स ले रहा है तो फिर क्या आज विंटर है कल समर सीजन हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। सो दैट्स वाई ये वाला तो गलत है। इसके वजह से डे और नाइट हम बोल सकते हैं कि डे एंड नाइट हो रहे हैं, ठीक है। रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन, अब पूछ रहा है चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ, फिर रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन कहां से आ गया? ये भी गलत हो गया। एंड देन फोर्थ ऑप्शन है इंटरेक्शन ऑफ द अर्थ विथ अदर प्लैनेट्स, अगेन ये इररिलेवेंट है कि अर्थ का इंटरेक्शन दूसरे प्लैनेट से अर्थ पे सीजन को कैसे अफेक्ट करेगा। अर्थ कोई वो इंसान थोड़ी है कि वो सोच रही है पृथ्वी माता हमारी धरती माता कि अरे पड़ोस वाला जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं जो हमारा पड़ोसी है प्लैनेट, बाकी प्लैनेट पड़ोसियों के वजह से, कि मार्स है, बाकी प्लैनेट्स हैं, इन सब के वजह से अर्थ पे भी सीजन चेंज हो जाएगा। आज वो पड़ोसी हमारा अच्छा तो आज समर सीजन है, पड़ोसी के साथ रिलेशन खराब तो विंटर सीजन है। वैसा तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। खत्म, आंसर तुम्हें मिल चुका है। तो इस तरह से हम अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, बट और पढ़ते हैं इसके बारे में। चलो एक फिगर के थ्रू मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। देखिए इस फिगर को ध्यान से देखो एक बार, देन आई विल एक्सप्लेन इट। अभी मैंने क्या बताया कि अर्थ जो है वो एग्जैक्टली ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेगा, उसका जो एक्सिस है थोड़ा सा टिल्ट रहता है। कितने डिग्री का टिल्ट होगा? कितने डिग्री का टिल्ट होगा? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये टिल्ट है, ये झुकाव है अर्थ का ऑन इट्स एक्सिस। अब अभी कौन सा मंथ चल रहा है? दिसंबर है, 23rd ऑफ दिसंबर है। चलो यहाँ 22nd ऑफ दिसंबर से स्टार्ट करते हैं, दिसंबर से। यहां जब अर्थ जो है हल्का सा इस साइड टिल्ट है, तो ये पार्ट, दिस पार्ट, ये पार्ट क्या है? सदर्न हेमिस्फेयर। ये तो हमें मालूम है, इसको सदर्न हेमिस्फेयर बुलाते हैं। तो सदर्न हेमिस्फेयर सनलाइट डायरेक्टली इस पर पड़ रहा है, और जब सनलाइट डायरेक्टली पड़ रहा है तो फिर सदर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीजन होगा माय डियर्स? सनलाइट जब डायरेक्टली पड़ता है, जब सूरज चाचा हमारे क्लोज होते हैं, तो हम कौन सा सीजन बोलते हैं? समर सीजन। सो दैट्स वाई दिसंबर 22, 23 के अराउंड विंटर सोल्स्टाइस यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा, और सदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ समर सीजन होगा। सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्स क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल तुम सीजन की बात देख लो, यहाँ समर सीजन है। और हमारे यहाँ कौन सा सीजन है? हम पढ़ेंगे इस साइड में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ये वाला साइड, डार्क वाला साइड, ये वाला साइड। तो हमारे यहाँ क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या चल रही है अभी? ठंडी। नॉर्थ इंडिया में तो कड़ाके की ठंडी, विंटर सीजन। और फिर हमारी धरती माता ऐसे चक्कर लगाते हुए, परिक्रमा लगाते हुए, रिवॉल्यूशन करते हुए यहां पर पहुंच गई। यहां पहुंच गई तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है अब वो सूरज चाचा के सामने आ गया। ये पार्ट कौन सा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब सूरज चाचा की रोशनी डायरेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे पड़ रही है, तो फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीजन? समर। और जब दूसरा पार्ट रह गया सदर्न हेमिस्फेयर का, जिसपे सूरज चाचा की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, तो वहां कौन सा सीजन? सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन। खत्म कहानी। सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्स देखेंगे, पहले सीजन देख लो। तो इस वजह से अर्थ के टिल्टनेस की वजह से, और अर्थ जो सूरज के चारों तरफ, सन के चारों तरफ परिक्रमा
रिवॉल्यूशन करते हैं उसके वजह से सीजन चेंज होते हैं। सो हमारा आंसर हमें मिल चुका है क्वेश्चन का, आंसर हमें क्वेश्चन का मिल चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द चेंज इन सीजन्स ऑन अर्थ। यस, इट इज करेक्ट। वैसे भी हमने एलिमिनेशन मेथड से अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके दिमाग को घर पे रख के तो नहीं जाना है एग्जामिनेशन में, ये आंसर ढूंढ लिया था। साथ में ये भी आज से लिख लो, आगे मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर दिया है। एंड रिवॉल्यूशन अराउंड द सन बन गया हमारा आंसर। सीख लिया हमने अर्थ पे सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, समर सीजन से विंटर कैसे आएगा, विंटर से समर कैसे आएगा, वगैरह वगैरह। राइट, चलिए नेक्स्ट पर आइए। यहां पे जो हमने चेंज इन सीजन ऑब्जर्व किया है, दैट्स व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। यही मैंने अभी तुम्हारे साथ डिस्कस किया कि हम कितने डिग्री पे अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट है, 23.5 डिग्री पे। एंड इट्स टिल्ट एंड मूवमेंट अराउंड द सन, मूवमेंट अराउंड द सन ठीक हो तो हम रिवॉल्यूशन बुला रहे हैं भाई, परिक्रमा बुलाते हैं, परिक्रमा। तुम भी मम्मी पापा के आसपास ज्यादा परिक्रमा करोगे तो वो खुश होकर आशीर्वाद दे देते हैं कि जाओ बेटा पिकनिक में घूमाओ, दिसंबर आ रहा है, बट ज्यादा पिकनिक में टाइम ना स्पेंड करें। गणेश जी ने कभी परिक्रमा की थी भगवान महेश और माँ पार्वती का, तो फिर उन्होंने बोला कि आज के बाद से सबसे पहले पूजा किसकी की जाएगी, गणेश की। परिक्रमा, रिवॉल्यूशन, मूविंग अराउंड समथिंग, जिसकी वजह से सीजन चेंज होता है। एंड टिल्ट है ना, तो टिल्ट के वजह से अर्थ का जो डिफरेंट पार्ट है वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में एनर्जी रिसीव करेगा। दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। अभी जैसे ये पेन है, अभी ये पेन है, इसको देखो, ये पानी का बोतल है और सामने अगर जहां कैमरा लगी हुई है, जैसे तुम मुझे देख पा रहे हो, अगर वहां पे लाइट है, अगर स्ट्रेट है ये पूरी तरह से, तो ये पूरा जो पार्ट है इसका, ये जो सामने वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट, इस पे इक्वल अमाउंट पे लाइट आएगा। मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया, तो टिल्ट कर दिया तो जो पार्ट सामने पड़ेगा, जैसे सपोज ये पार्ट पड़ रहा है, इस पे लाइट है, अगर ये पार्ट बाहर जा रहा है तो इस पे लाइट नहीं होगा। अगर हम सन को इधर रख लें, इधर रख लें, किस साइड भी रख लें, इस तरह से टिल्ट होने की वजह से इक्वल अमाउंट पे लाइट नहीं पड़ता है। सेम अर्थ के साथ भी हो रहा है कि टिल्ट के वजह से डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट प्रोपोर्शन में सनलाइट पड़ता है। और जब हमने देखा कि अर्थ का एक्सिस सन की तरफ घुमा है, जैसे अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, तो इस टाइम में सदर्न हेमिस्फीयर वाला एक्सिस सन की तरफ है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर, हमारे यहाँ विंटर। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर, सदर्न वालों में विंटर। सीजन ऐसे चेंज हो रहे हैं। अब बात आती है इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट की और साथ ही सोल्स्टाइस की। तो इक्वल डे ऑफ डे एंड नाइट का टाइम जो होता है उसको हम लोग इक्विनॉक्स बुलाते हैं। कम बैक टू दिस इमेज अगेन, इस इमेज पे वापस आ जाइए, इस इमेज पे वापस आ जाइए। यहां पे एक टर्म हम यूज क्या करते हैं, ये फिगर याद रखना, ड्रॉ कर लेना अपने नोटबुक में। हम समर सोल्स्टाइस लिख रहे हैं, समर सोल्स्टाइस अराउंड 20-21 जून, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए ये समर सोल्स्टाइस का टाइम होता है 20-21 जून का। और फिर दूसरा, इधर आ जाओ, विंटर सोल्स्टाइस 22-23 दिसंबर। अच्छा, ये मैं 22 एंड 23 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, 20 और 21 क्यों लिखा, उसके पीछे एक रीजन है कि एग्जैक्टली 365 डेज नहीं लगते हैं, ये तुम्हें तो मालूम है, राइट। 365 एंड 6 आवर्स एंड 6 आवर्स अगेन 6 आवर्स एंड वन मोर 6 आवर्स, डे बन जाता है 366। इसलिए एक दिन का वेरिएशन होता है, दैट्स वाई ये वेरिएशंस लिखे जाते हैं। ये वेरिएशंस तुमको इक्विनॉक्स में भी ऑब्जर्व होंगे, सोल्स्टाइस के भी केस में ऑब्जर्व होंगे, दोनों के केस में, राइट। सो यहाँ पे दिसंबर 22-23 का जो डेट है, इसको हम क्या बोलेंगे, विंटर सोल्स्टाइस। और समर सोल्स्टाइस हो गया 20-21 जून का। रिमेंबर दिस समर एंड विंटर सोल्स्टाइस टर्म एज वेल। ये डेट भी पूछा जाता है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। नाउ कम टू दिस पोजीशन। अब इन दोनों पोजीशन पर आओ, ये और ये, इन दोनों पोजीशन पे। इन दोनों पोजीशन पे क्या है कि ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है ना, ये इक्वेटोरियल प्लेन डायरेक्ट सनलाइट एक्सेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ये डायरेक्ट सनलाइट रिसीव कर रहा है।
इधर वाला भी, नॉर्थ वाला भी, साउथ वाला भी। इसको हम लोग इक्विनॉक्स बुलाते हैं। एक इक्विनॉक्स यहां भी होगा और एक इक्विनॉक्स फिर इधर भी आएगा साल के अलग टाइम पर, ठीक है। जब इक्विनॉक्स, अभी हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पे पहुंच जाओ, इसको मार्च इक्विनॉक्स भी बुलाया जाता है। मार्च में कौन सा महीना चल रहा है? वसंत ऋतु, स्प्रिंग। वी कॉल इट स्प्रिंग इक्विनॉक्स एज वेल। स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से भी बुलाते हैं। एक और नाम लिख लो, वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स के नाम से भी बुलाते हैं। और फिर अब इधर से आप आगे बढ़ते जाइए, अप्रैल, मई, जून, जून में सोल्स्टाइस, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑटम्न मंथ। यहां पे जो इक्विनॉक्स है वी कॉल इट अराउंड सितंबर 23। इसमें भी एक दिन का वेरिएशंस मिल सकता है। इसको तुम ऑटम इक्विनॉक्स बुलाओगे, पतझड़ का टाइम। इस तरह से फिर उसके बाद नवंबर, दिसंबर, फिर आप सोल्स्टाइस पर पहुंच जाइएगा। इस तरह से सीजन चेंज होते हैं अर्थ के मूवमेंट के वजह से और अर्थ के टिल्टनेस की वजह से। सन के चारों तरफ जो मूवमेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर टिल्टेड पाथ पर, बिकॉज ऑफ दैट। रिमेंबर द टर्म सोल्स्टाइस फर्स्ट। कौन से डे पे सोल्स्टाइस हो रहा है? जून में, दिसंबर में। जून में कब और दिसंबर में कब? दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही याद रखेंगे कि दिसंबर से आगे बढ़े, जनवरी, फरवरी, मार्च स्प्रिंग का सीजन आएगा। एग्जैक्टली नॉट द प्रॉपर सीजन, स्प्रिंग बोलते हैं हम। सीजन भी बुलाते हैं वसंत ऋतु। जब यहाँ पे वसंत ऋतु में स्प्रिंग सीजन में पहुंचे, एक कंप्लीट सीजन नहीं है बट फिर भी स्प्रिंग सीजन जब बुला रहे यहां पहुंचे, तो ये इक्विनॉक्स का टाइम है। जब इक्विनॉक्स जो है ना, ये लैटिन वर्ड से बना है, इक्वल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इक्वल अमाउंट में सनलाइट यहां पड़ रहा है, इक्विनॉक्स मार्च में। फिर अगेन आप यहां पहुंचोगे जून में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए समर सोल्स्टाइस। फिर सितंबर में ऑटम का महीना, यहाँ पे ऑटम इक्विनॉक्स। देन अगेन दिसंबर। ये साइकिल चलता रहेगा हमेशा। रिमेंबर दिस साइकिल। सो एक इस क्वेश्चन से हमें सीजन चेंज के बारे में मालूम पड़ चुका है, हमने सोल्स्टाइस के बारे में सीखा है और इक्विनॉक्स के बारे में सीखा है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले तुम्हारे लिए जो कुछ भी चीजें जैसे चेंज इन सीजन से रिलेटेड तुम्हें जो याद रखनी थी वो तुमने लिख लिया। इक्वल डे, लगभग इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट की बात कब होती है? तो जो अभी हम इक्विनॉक्स की बात कर रहे थे, इक्वल की ही बात हो रही थी ना, लगभग इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, इक्विनॉक्स। सोल्स्टाइस एंड इक्विनॉक्स किस टाइम पर पड़ रहा है, किस टाइम पर पड़ रहा है? समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, दैट इज आल्सो मेंशन्ड। और इक्विनॉक्स जो है जब सन नियरेस्ट होगा इक्वेटोरियल प्लेन से, जैसा कि उस इमेज में हमने देखा, तो मार्च वाला जो टाइम होगा, मार्च 20-21 का, उसको वर्नल या स्प्रिंग इक्विनॉक्स बुलाएंगे, मार्च इक्विनॉक्स भी बुलाएंगे। और सितंबर 22-23 का जो टाइम पीरियड होगा, ये एक दिन का डिफरेंस इसलिए आ रहा है गाइज क्योंकि वही 6 आवर्स एक्स्ट्रा लेने की वजह से। तो जब सितंबर 22-23 का टाइम होगा तो ऑटमनल इक्विनॉक्स होगा या ऑटम इक्विनॉक्स होगा। दैट्स इट। बट यहां से 3 क्वेश्चंस बने हैं, तीनों क्वेश्चन याद रखना है। कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर से रिलेटेड। The great northern plains are formed by basins of 3 distinct river systems: the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra. This is correct. नॉर्दर्न प्लेन की बात हो रही है ना, देखो नॉर्दर्न प्लेन्स। और किन 3 रिवर का मेंशन है? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो जो रिवर इंडस है, अगर हम पहले रिवर इंडस को बनाएं तो रिवर इंडस ऐसे नॉर्थ वेस्ट से बह रही है, यहां पे प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है रिवर इंडस से, ठीक है। रिवर इंडस के बाद हम गंगा रिवर का फ्लो अगर देखते हैं तो गंगा रिवर इस तरह से बहते हुए जा रही है उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर बे ऑफ बंगाल में रिवर गंगा, और यहां पर प्लेन का डेवलपमेंट कर रही है। रिवर ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो रिवर ब्रह्मपुत्रा इस तरह से आकर फिर यहाँ गंगा में मिलती है और बे ऑफ बंगाल में फाइनली मिलती है रिवर ब्रह्मपुत्रा। रिवर ब्रह्मपुत्रा।
और इस तरह से रिवर गंगा, रिवर ब्रह्मपुत्र, रिवर इंडस मिलकर नॉर्दर्न प्लेन का कहीं नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, कहीं नॉर्दर्न एरिया में, कहीं नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, मींस कंप्लीटली नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन करती है ये 3 रिवर्स. दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. वेरी 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 वेल करेक्ट. द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय बेसिन्स ऑफ दिस 3 रिवर्स. ये 3 रिवर्स जहां से फ्लो करती हैं और अपने आसपास फील्ड का अपने साथ सेडिमेंट कैरी करती हैं. सेडिमेंट कैरी करती हैं तो वो सेडिमेंट आसपास ऐसे बिछते जा रहा है, बिछते जा रहा है, रिवर बेसिन का फॉर्मेशन हो रहा है, नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन होता है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. कम टू सेकंड स्टेटमेंट, दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. तो गाइज बात क्या है, ये डेंसली पॉपुलेटेड तो होगा, इसलिए डेंसली पॉपुलेटेड होगा क्योंकि जहां से रिवर इंडस फ्लो कर रही है, जहां से रिवर गंगा फ्लो कर रही है और जहां से रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रही है, तो दिस रिवर्स, अभी हमने क्या बोला मैंने कि सेडिमेंट्स कैरी करते हुए चलते हैं और ये सारे सेडिमेंट्स फर्टाइल सेडिमेंट्स होते हैं. हाँ, फर्टाइल सेडिमेंट्स के अलावा ग्रेवल भी होता है, बट फर्टिलिटी भी तो है ही. तभी तो इन रिवर्स का फ्लो जिस रीजन से होता है वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और जहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन भी तो होगा ही. बिल्कुल सही है, कहीं इसमें दो राय नहीं है. बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन. सिंपल आपको रिवर सिस्टम से एक काम करता हूं मैं, अभी मैं ये पीवाईक्यू एनालिसिस तो करवा रहा हूं, तुम्हें मैं रिवर सिस्टम एक एक करके एक्सप्लेन करवा दूंगा. रिवर सिस्टम, सारे रिवर्स के बारे में. बन गया ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट. मीन्स 1 and 2 ओनली. अच्छा, थर्ड भी बाकी है अभी. बिटवीन द यमुना एट दिल्ली and the Bay of Bengal nearly 1600 kilometer away, there is a drop of only 200 meters in the elevation. इसका मतलब क्या हुआ, ये कहा ये जा रहा है कि यमुना रिवर जब दिल्ली में है ना, तो इसका सी लेवल से जो राइज है वो अराउंड कितने मीटर का, 200 मीटर का. बिल्कुल सही है, इसको आज से याद रखिएगा. और ये जो एलिवेशन है, ड्रॉप जो होता है वो, अगर सपोज यहां दिल्ली में यमुना है, यहां दिल्ली है, यहां यमुना रिवर है, तो धीरे 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 ये एलिवेशन ऐसे जा रहा है. तभी आगे जाके इलाहाबाद में या प्रयागराज में यमुना किससे मिलती है, रिवर गंगा से. और रिवर गंगा से मिलके फिर रिवर गंगा के साथ आगे फ्लो होते हुए फाइनली धीरे धीरे कहां जाकर मिलती है, बे ऑफ बंगाल में. तो स्लो एलिवेशन ड्रॉप होता है, बहुत सडन ड्रॉप नहीं होता है. और सडन ड्रॉप नहीं होता दैट यू कैन ऑब्जर्व. आप थोड़ा, अगर आपको इंडिया के मैप का ध्यान है, जो कि होना चाहिए इंडिया के मैप का, अपने घर में मैप लगा लो, रोज एक बार अगरबत्ती भी दिखाया करो इंडिया का, आसाम के, वर्ल्ड के मैप को. अगरबत्ती दिखाने से भगवान याद हो जाते हैं ना, मैप भी याद हो जाएगा कम से कम. प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो एटलस में तो तुम देखोगे ना कि काफी स्लोप नहीं है इस रीजन से यहां आने में. हिमालय से बात भी नहीं हो रही है, बात कहां से हो रही है, दिल्ली से. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. और थोड़ा स्लोप तो चाहिए ना, स्लोप नहीं होगा तो सपोज अगर एकदम फ्लैट लैंड है तो फिर रिवर वाटर का फ्लो कैसे होगा. स्लोप चाहिए, तभी तो ऊपर से धीरे नीचे इस तरह से फ्लो होगा. और काफी स्टीप स्लोप नहीं है. स्टीप स्लोप होता तो फिर यहाँ पे गॉर्जेस का फॉर्मेशन होता, खाई का फॉर्मेशन होता. स्टीप स्लोप भी नहीं है, कहीं पर हमको ऐसी खाई नहीं दिखती है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर वुड बी 1, 2 and 3. ये ऐसा ही बन गया, इसके लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी. बट आई विल एक्सप्लेन रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया. मैं तुम्हें इंडिया के डिफरेंट रिवर सिस्टम्स को एक्सप्लेन करवा दूंगा ताकि तुम्हारा डिफरेंट रिवर सिस्टम हो जाए. कम टू दिस क्वेश्चन अगेन फ्रॉम ज्योग्राफी रिलेटेड टू मिलेट्स. मिलेट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स. अच्छा, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स के फॉर्म में रेफर किया जाता है. लास्ट या सेकेंड लास्ट पीवाईक्यू में भी मिलेट्स का मेंशन हुआ था, नहीं हुआ था? रेनफेड क्रॉप्स के बारे में मैं बात कर रहा था. रेनफेड क्रॉप्स जिनकी खाना पूर्ति, सॉरी रेन होगा, रेन फेड क्रॉप्स, जिसको इरिगेशन के लिए जो वाटर है वो इनफ रेन वाटर से ही मिल जाता है. और वहां पे मैंने जनरली वो क्वेश्चन कॉटन से रिलेटेड था, बट मैंने तुम्हें मिलेट्स का भी एग्जाम्पल बोल्ड करके समझाया था. तो अगर कोई क्रॉप रेनफेड क्रॉप्स है देन ऑब्वियसली वो क्लाइमेट रेजिलिएंट होगा कि किसी रीजन में पानी ज्यादा मिले या नहीं मिले फिर भी वो सस्टेन करेगा, ग्रो करेगा.
बिकॉज दे कैन ग्रो ऑन एरिड लैंड्स। यस, एरिड लैंड्स, जहां पे उतना प्रेसिपिटेशन नहीं होता है जिससे ज्यादा की इवेपोरेशन हो जाता है। एरिड लैंड उसी लैंड को बुलाएंगे ना जहां प्रेसिपिटेशन हो रहा है, मतलब बारिश हो रही है बट इतना कम हो रहा है उससे ज्यादा इवेपोरेट होकर निकल जाता है। पर मिलेट्स रेन फेड क्रॉप्स है, कम पानी में भी काम चल जाता है इसका, तो मिलेट सर्वाइव कर सकता है, सर्वाइव करता है विथ मिनिमल इनपुट्स एंड मेंटेनेंस। यस, करेक्ट। Millets are a good source of minerals, dietary fiber, antioxidants and protein. तभी तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं। ट्रेन में ट्रेवल करोगे तो जो लड्डू मिलता है खाने के लिए, सपोज आप राजधानी एक्सप्रेस से ट्रेवल कर रहे हो, या आजकल मिलेट्स को प्रमोट काफ़ी किया जा रहा है, अलग अलग फूड स्टॉल्स पर भी, मॉल्स में भी मिलेट्स के प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। तो जो लड्डू फिर खिलाया जा रहा है ना, वो बेसन का लड्डू नहीं दिया जाता है। वो किसका लड्डू दिया जाता है? रागी का, मिलेट्स का। खुद गवर्नमेंट प्रोमोट कर रही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, आएंगे हम उस पर 2023। इंडियन गवर्नमेंट के ही तो रिकमेंडेशन पे, इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर माना गया था 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और जहां इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं, ऑब्वियसली इट वुड बी अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, मिनरल्स, जितनी अच्छी चीजें हो सकती हैं सब मिलेंगी भाई। इसलिए मार्केट में आजकल मिलेट्स का ज्यादा डिमांड है, रेट भी हाई है। मिलेट्स इंक्लूडिंग सोरगम अकाउंट फॉर लेस देन 3% ऑफ द ग्लोबल ग्रेन्स ट्रेड। अब ये चीज तभी समझ में आएगा जब आप मिलेट्स के बारे में पढ़ोगे, जब PYQ करोगे। फिलहाल के लिए याद रखिए कि ये सही स्टेटमेंट है, इसका हम देखेंगे लॉजिक क्या है, सही स्टेटमेंट है कि नहीं। बट अभी 1 2 3 आपके लिए करेक्ट है। नाउ आई विल एक्सप्लेन। तो विच ऑफ द अबव आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? आंसर क्या होगा? डी। नाउ कम टू अदर पार्ट्स ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स ये हैं, ये तो तुम्हें दिख रहा है, ज्वार है, कंगनी है, बाजरा है, रागी है, एंड फ्यू अदर सेरेल्स एज वेल। मिलेट्स खाओ। मिलेट्स खाने से एनर्जी तो मिलेगी, तुम्हारा टमी हैप्पी रहेगा। टमी हैप्पी रहेगा तो तुम भी हैप्पी रहोगे, राइट? बहुत उतना भी कॉस्टली नहीं है कि गेहूं के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा रेट हो, क्योंकि आप मिलेट्स जो खाओगे तो थोड़ा खाकर भी आपकी टमी, आपका पेट भर जाएगा। तो ना तो ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम होगी, ना गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, पॉकेट भी सेफ रहेगा आपका। अभी हम किस पॉइंट पे थे कि ग्लोबली इसका जो ट्रेड है कितना है? लुक एट हियर। ये वेबसाइट कहां में रेफर कर रहा हूं? सोर्स क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी। एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दे अकाउंट फॉर लेस देन 3%, लेस देन 3%। एंड दैट्स वाई देखो एक आर्टिकल था, कितना अच्छा आर्टिकल है, अ फॉरगेटन ग्रेन विथ मेजर पोटेंशियल। और देखिए ये आर्टिकल कब छपा है? 2023 में। क्वेश्चन कब पूछा गया? 2024 में। दिस इज द वे वी कनेक्ट इवेंट्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स विथ आवर सिलेबस एंड देन विथ एग्जामिनेशंस, कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, पूछ लिया गया यहां से। रही बात मिलेट्स के बारे में, तो मिलेट्स के बारे में एक चीज ध्यान रखो कि इंडिया जो है दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स, एंड नॉट ओनली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एज पर द 2023 डाटा ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन, मिलेट एक्सपोर्ट्स के बारे में 2023 में जो डाटा दे रहा है, तो टॉप एक्सपोर्टर में किसका नाम पहले? इंडिया। इंडिया के बारे बाद क्या है? उज्बेकिस्तान। 2023 के अकॉर्डिंग, अभी 2024 का फाइनल डाटा नहीं है। देन USA, उसमें भी इंडिया पीछे नहीं होने वाला है, डू नॉट वरी। देन यूक्रेन, मतलब हमारा देश जो है भारत, हमारा प्यारा भारत, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ही, अराउंड 38% कुछ प्रोडक्शन इंडिया में होता है मिलेट का, साथ ही साथ 2023 में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन गया है। 2023 से पहले नंबर्स थोड़े डिफरेंट थे। 2023 में इंडिया हैज बिकम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज पर दिस डाटा, वेरीफाइड डाटा है, ठीक है। अब 2023 में और एक नई चीज क्या थी कि 2023 में इंडियन गवर्नमेंट के प्रपोजल पे, इंडियन गवर्नमेंट के कहने पे, इंडियन गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को क्या रिकॉग्नाइज किया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, सो दैट इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाया जा सके, इसके बारे में लोगों को कन्विंस किया जा सके कि ना सिर्फ ये हेल्थ के लिए सही है,
हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमी के लिए भी तो सही है ना, क्योंकि उसको उस रीजन में भी ग्रो किया जा सकता है जहाँ पे इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है. एंड सच काइंड ऑफ रीजन आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन इंडिया बट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. सो दैट्स वाई इकोनॉमिकली भी सही है. इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी सही है. इसका मतलब फूड सिक्योरिटी के लिए भी सही है. सब एक दूसरे से रिलेटेड है. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कनेक्टिंग द डॉट्स. एक डॉट को दूसरे डॉट से कनेक्ट करो, आंसर मिल जाएगा आपको. ये रहा. इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट एंड एज पर द रिसेंट डाटा हमने देखा कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है. खाने में तो मिलेट्स है ही अच्छा, रिच सोर्स है प्रोटीन का, रिच सोर्स है फाइबर का. इसके अलावा इसका यूज थेरेप्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इनमें भी यूज किया जाता है. एंड स्पेशली वैसे लोग जो ग्लूटेन इनटॉलरेंट हैं उनको भी दिक्कत नहीं होती है. इसलिए इंडियन रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रेन्स में भी मिलेट के लड्डू खिला रही है कि भैया आप ग्लूटेन इनटॉलरेंट है तब भी ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना. आप उसको खाकर इजिली डाइजेस्ट कर सकते हो, आपके लिए भी सुटेबल है. दिस मच वी नीड टू रिमेंबर अबाउट मिलेट्स. कम टू दिस क्वेश्चन. अब यहां पे मैंने एक क्वेश्चन जनरल साइंस से इंक्लूड किया है. जनरल साइंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ ही रहे हैं हर एग्जामिनेशन में. क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? लैक्टिक एसिड के बारे में पूछ रहा है. नाम सुने हो लैक्टिक एसिड? कब फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड? यहां लिखा है कि लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग. मतलब ये पीवाईक्यू ने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट खुद ही बता दिया. एक्चुअली जब हम हाई इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं या आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, रनिंग कर रहे हो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, या किसी हेवी बॉक्स को पुश कर रहे हो काफ़ी एनर्जी लगाकर बंद कमरे में जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, राइट, काफ़ी कम है, देन उस केस में क्या होता है, हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन पे आ जाओ, कि तब हो रहा है जब एनएरोबिकली, मतलब लेस अमाउंट ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन लेस अमाउंट में कब अवेलेबल होगा? जब आप काफी हाई इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस कमरे में कर रहे हैं, जिस जिम में कर रहे हैं, वहां पर भी एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है. आप अगर फील्ड में भी फुटबॉल खेल रहे हैं बट इतना ज्यादा वर्क फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, कि ऑक्सीजन इनटेक जो है वो कम है और आपके मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तभी एनाएरोबिक कंडीशंस बनेंगे. या आप एक बंद कमरे में किसी बड़े डब्बे को, बॉक्स को पुश कर रहे हैं, तब भी एनाएरोबिक कंडीशंस बनेंगे. और इस एनाएरोबिक कंडीशंस में कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है. हमारी बॉडी ब्रेक करती है कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में है, सो दैट एनर्जी मिल सके. एंड देन विच कम्स इनटू सीन? लैक्टिक एसिड. और जिसके फॉर्मेशन से क्या होगा, अगर आप कंटिन्यूअस वर्क करते जा रहे हो, आपके बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है, उसको ब्रेक तो किया जाएगा विथ लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स एनएरोबिकली. तो लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है, जिसके वजह से क्रैम्प्स या सोरनेस डेवलप होते हैं. होता है क्रैम्प डेवलप जब आप एक्सरसाइज आपने काफ़ी कर लिया लेकिन एयर सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, या आपने सफिशिएंट अमाउंट में एयर नहीं इनहेल किया है, ऑक्सीजन कम है. बंद कमरे में आप काफ़ी वर्कआउट कर रहे हो, बक्से को धक्का दे रहे हो, ऑक्सीजन कम ले रहे हो, सोरनेस आएगी बॉडी में, क्रैम्प आएगा बॉडी में, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से. क्यों? क्योंकि एनर्जी तो चाहिए बॉडी को. तो वहां पे जब ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो उस ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया जा रहा है एनएरोबिकली. सो यहां आंसर हमारा क्या होगा? लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग. इट इज फॉर्म्ड टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम फैट. फैट की तो बात ही नहीं हो रही थी. टू गिव एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स. जब हम यहां बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड रनिंग, तो वहां पे लंग्स में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की बात नहीं आ रही है, एक्चुअली कम ऑक्सीजन पहुंचेगा. टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, यस करेक्ट, और कार्बोहाइड्रेट. बन गया आंसर. टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम विटामिन्स, नहीं, गलत. एंड व्हाट हैपेंस? दिस लीड टू क्रैम्प्स, सोरनेस इन बॉडी. जनरल साइंस के क्वेश्चंस में बीच बीच में मैं इंक्लूड करते रहूंगा, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ. ओके, सो दिस वाज द पीवाईक्यू एनालिसिस. और जल्द ही हम लोग मिलते हैं
जल्दी हम लोग मिलते हैं किस चीज़ के लिए, रिवर सिस्टम को स्टडी करने के लिए, इंडिया के रिवर सिस्टम को. सो दैट्स इट फॉर टुडे. कीप स्टडिंग. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.